नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली अक्टूबर में जो भर्ती है व्याख्याता हिंदी भर्ती, हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, उसकी रणनीति कैसे करें, उसमें टॉपिक हम समझते हैं बहुत ज्यादा हैं और समय जो है वो बहुत कम बचा है। तो उस कम समय में वो सारे टॉपिक हम जो है वो किस तरह से प्रबंध करें, उनका समय का किस तरह से प्रबंध करें, कौन से टॉपिक कहां से पढ़ें और कौन से टॉपिक से प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है, ज्यादा प्रश्न किस में से आने की संभावना, प्रश्न किस तरह से आएंगे और प्रश्न आते भी कहां से हैं। आजकल जो व्याख्याता भर्ती हुई हैं पिछली, उनके अनुसार जो है वो हम इसको पढ़ेंगे। सिलेबस में हमारे 3 स्तर है, ये हमें पहले से पता है। उच्च माध्यमिक स्तर है, स्नातक स्तर है और स्नातकोत्तर स्तर है। अब इसमें पेपर में कौन से स्तर से कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये हमें पहले से जो है इसमें आया नहीं, लेकिन पहले जो भर्तियां हुई है उसके अनुसार ही आने की ज्यादा संभावना है। 55 क्वेश्चन उच्च माध्यमिक स्तर से, 55 क्वेश्चन जो है वो स्नातक स्तर से और 10 क्वेश्चन जो है वो स्नातकोत्तर स्तर से पहले आए हुए हैं। और निश्चित है कि अब की बार भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि संस्कृत भर्ती पाठ्यक्रम जो आया है उसमें ऐसे ही है। सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है वो सेम ही है, बराबर है। तो हमें ये देखना है कि भाई कौन सा पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस पार्ट में टॉपिक कम है, प्रश्न अधिक हैं, और किस पार्ट में प्रश्न तो कम है और टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा है। तो कौन से को ज्यादा महत्व देना है, कहां से ये टॉपिक जो है हम पढ़ें। किताबें सारी अच्छी हैं, कोई किताब खराब नहीं है। हर दिन फोन आकर यही पूछा जाता है फोन पे कि हम कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी बेस्ट रहेगी। अब ये समय बेस्ट किताब जो है छटनी करने का नहीं है, जो है उसी से हमें पढ़ने का ये समय जो है वो है। क्योंकि कहा भी जाता है कि समय समय की बात है, समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। जिसने समय प्रबंधन सीख लिया है वो जो है वो महान बन गया है। तो हमें यही देखना है कि उच्च माध्यमिक स्तर से 55 क्वेश्चन जो है वो कैसे आएंगे। उच्च माध्यमिक स्तर जो है इसमें ए और ब 2 भागों में जो है वो पाठ्यक्रम है। 2 भाग हैं इसके, ए और ब। अब देखो 2 भाग में कैसे है, ए जो भाग है उसमें व्याकरण है। व्याकरण पढ़ने का तरीका देखो ये है कि व्याकरण नई चीज नहीं है। हम जब व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित है हिंदी व्याकरण हमने खूब पढ़ा है और सारा व्याकरण भी इसमें शामिल नहीं है, कुछ चुनिंदा टॉपिक इसमें शामिल हैं। और जैसे इसमें डैश लगाकर पाठ्यक्रम लिखे हुए हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, फिर डैश लगाकर लिखा हुआ है कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, ऐसे लिखे हुए हैं। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, एक नए टॉपिक जो शामिल हुए हैं, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, दोनों मैंने करवा दिए हैं। आप उन YouTube चैनल पे आप एक बार कंप्लीट देखें, फिर अन्य जो चैनल है उनसे भी देखें, हमारा लगभग वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा और प्रश्न उनसे जरूर आएंगे, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से। शब्द और वाक्य शुद्धि से जो है वो प्रश्न जो है वो जरूर आएंगे। अब देखिए इसमें इस ए भाग में जो चीज महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें है अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र। देखिए विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, महत्वपूर्ण चीज है। इन सब के टॉपिक, ये मैं जो टॉपिक हैं ये मैं करवा चुका हूं। इनके 2 वीडियो हैं अलग अलग और 2 हैं दोनों के ही। आगे इनके जो प्रश्न किस तरह से आए हुए हैं वो भी, उसके से संबंधित वीडियो भी जो है वो इसमें डालने की जल्दी संभावना है। इस ए भाग में ही, ए भाग जो है इसी में से, उच्च माध्यमिक स्तर में से ही जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी। अब देखिए प्रश्न कैसे आएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है इनके तत्व से संबंधित प्रश्न आएंगे।
कहानी के प्रमुख तत्व क्या हैं, कविता लेखन के प्रमुख तत्व क्या हैं, रिपोर्टाज लेखन में किस चीज की भूमिका होती है, वार्ता साहित्य वार्ता लेखन में किस चीज की। अब इसमें इन तीनों का वीडियो डाला हुआ है, वार्ता, रिपोर्टाज और डायरी लेखन का वीडियो डाला हुआ है। पर्सन इनके तत्व से संबंधित आएंगे और इनकी प्रवृत्तियों से संबंधित आएंगे। प्रश्न ऐसे ही आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता लेखन से संबंधित नहीं है। कविता का प्रश्न नहीं आएगा कि ये किसकी कविता है, ये इस टॉपिक से नहीं आएगा। ये कहानी किसकी है, ये वो टॉपिक नहीं है, ये साहित्य का टॉपिक नहीं है। ये जो है ये अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉपिक है, जिसमें जनसंचार के माध्यम है, तत्संबंधी लेखन है, ठीक है, वो उसमें से टॉपिक है। ये कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, उसके तत्व, उसकी प्रवृत्ति। हमें इनमें से दो चीज से संबंधित प्रश्न आ सकता है, इनके तत्व यानी कविता लेखन में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, या कविता लेखन की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। देखिए अब ये चीज हमें इसमें पढ़नी चाहिए। कविता कितने प्रकार की होती है, कहानी कितने प्रकार की हो सकती है, वार्ता साहित्य वार्ता लेखन है, रिपोर्टाज है, डायरी लेखन है। इनके प्रश्न तो हर हाल में आएंगे, रिपोर्टाज लेखन, डायरी लेखन के ये वीडियो डाले हुए हैं। प्रश्न भी इसी तरह से पहले जो प्रश्न आए हुए हैं वो ऐसे ही प्रश्न आए हैं, उनकी शैली यही है कि निम्न में से कौन सा कथन रिपोर्टाज लेखन से संबंधित नहीं है, और जो कथन उनसे संबंधित हैं, जो प्रवृत्तियां उनकी बनती हैं, उनके वीडियो डाले हुए हैं। आप अन्य चैनल से भी उनको देख सकते हैं। किताब आपके पास जो है आप उससे एक बार पढ़ लीजिए, उसमें 1 पेज 2 पेज जो भी दे रखा है, फिर उसके बाद में एक बार यूट्यूब से देख लीजिए, आपका टॉपिक क्लियर है। आपको जगह जगह भटकने की फिर ज्यादा आवश्यकता इसमें नहीं है। अब देखो इसमें ये अ भाग है और ये ब भाग है। ब भाग में क्या है, शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति है, अलंकार है, छंद है, रस है, ये टॉपिक है। सब काव्य गुण भी है, काव्य गुण है। अ भाग ब भाग दोनों मिलाकर 55 क्वेश्चन है। ये देखिए अ भाग ब भाग दोनों मिलाकर 55 क्वेश्चन है। अ भाग जो है उसमें व्याकरण है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, ज्ञापन और अधिसूचना। ये देखिए कविता लेखन, कहानी लेखन, वार्ता लेखन, रिपोर्टाज लेखन, डायरी लेखन और जनसंचार के माध्यम उनसे तत्संबंधी लेखन, ये चीज इसमें है। इसमें दो टॉपिक जो है ये और संचार से संबंधित जो है वो अभिव्यक्ति माध्यम के हैं, और ऊपर जो है ये व्याकरण के टॉपिक हैं, और नीचे ये जो 5 टॉपिक हैं ये ब भाग में है, जिसमें काव्य शास्त्र है। इसमें से शब्द शक्ति का और काव्य गुण का ये 2 टॉपिक का वीडियो डाला हुआ है, और ये 3 टॉपिक आने वाले 2 दिनों में ये YouTube पे आपको मिल जाएंगे सारे कंप्लीट, जो भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज, 55 क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे टॉपिक 55 नहीं है। टॉपिक 55 नहीं है, 55 जो है वो क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक 55 नहीं है, टॉपिक जो है वो 40 ही है, और दिन भी 40 है। एक टॉपिक को एक दिन में यदि रोज देखें, या फिर 2 या 3 टॉपिक एक दिन में देखें, ताकि उसका रिवीजन भी हम कर सकें, उसके प्रश्न भी उसके पढ़ सकें। हम टॉपिक को पढ़ें। ये जो टॉपिक हैं आपके कविता लेखन, कहानी लेखन, रिपोर्टाज लेखन, डायरी लेखन, अलंकार, छंद, रस, काव्य गुण, और इसके अलावा जो आपके शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि है, जनसंचार के माध्यम है, ये जो टॉपिक हैं ये आप गूगल से भी पढ़ सकते हो और यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। जो किताब उपलब्ध है उसको तो जरूर पढ़ना है। किताब कोई भी हो, सब अच्छी हैं, लेकिन जो उपलब्ध है उसको पढ़ना है। ये आपके 55 क्वेश्चन जो है वो 55 क्वेश्चन है, टॉपिक 55 नहीं है। टॉपिक तो 40 ही हैं, 55 क्वेश्चन है, दिन 40 ही बचे हैं। एक दिन में 3-4 टॉपिक पढ़ें ताकि रिवीजन हो सके और उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम देख सके। देखिए स्नातक स्तर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्नातक स्तर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर 55 क्वेश्चन बनते हैं।
55 क्वेश्चन बनते हैं लिहाज से। और ये जो 55 क्वेश्चन है, ये जो 55 क्वेश्चन है, ये एक ही चीज से, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। मेरा जो चैनल है वो बहुत से साथी कहते हैं कि हिंदी साहित्य को ही समर्पित है। मेरे चैनल के ऊपर, इस चैनल पे आपको हिंदी के अलावा किसी अन्य विषय का एक भी वीडियो नहीं है। सारा का सारा जो है वो लगभग पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ही ज्यादा उसमें भरा हुआ है। टॉपिक उसमें बहुत ही सटीक हैं, न उसमें ऐसी बिल्कुल कोई चीज नहीं लिख रखी जिनका परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। इतिहास हम देखें तो इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है। और हिंदी साहित्य में हम जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो पुरस्कृत रचनाएं हैं, अब कुछ साथी कहते हैं आधुनिक काल में जो है वो बहुत ज्यादा रचनाएं हो गई हैं, कैसे याद करें? मैं तरीका बताता हूं आपको, याद कैसे करें। आधुनिक काल में जो रचनाएं हैं वो पुरस्कृत रचनाएं हैं, क्योंकि पुरस्कार तो आधुनिक काल में चले। ये तो है नहीं कि भाई तुलसीदास को, सूरदास को पुरस्कार मिला हुआ है। आधुनिक काल में ही पुरस्कार वितरण का कार्य हुआ है। तो उनमें से पुरस्कार के सारे वीडियो डाले हुए, अकादमी, साहित्य अकादमी के व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सारे डाले हुए। जो पुरस्कृत रचनाएं, जिस साहित्यकार की जो पुरस्कृत रचनाएं हैं, आप उनको पहले पढ़ें, उनको याद करें। और जो पुरस्कृत साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं को पढ़ें। एक हिंदी साहित्य का इतिहास जो सिलेबस है उसमें कुछ साहित्यकारों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे चंद्रवरदाई नाम लिख दिया, चंद्रवरदाई लिख दिया है, नरपति नालह लिख दिया है, नंददास लिख दिया है। तो जो साहित्यकारों के नाम लिख दिए वो हम उनको कहेंगे विशिष्ट साहित्यकार। विशिष्ट साहित्यकार जो है, हम उनका जीवन परिचय पूरा पढ़ेंगे। जीवन परिचय में दो पार्ट होते हैं। जीवन परिचय जब किसी कवि का या लेखक का पढ़ा जाता है तो वो दो पार्ट में होता है, और एक होता है उसमें व्यक्तित्व और एक होता है कृतित्व। व्यक्तित्व में उसका जन्म, मृत्यु, माता पिता, उसने जीवन में जो शिक्षा प्राप्त की है वो सब उसमें आते हैं व्यक्तित्व में। और दूसरा है कृतित्व, यानी उसने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, गद्य में कौन सी रचना लिखी है, पद्य में कौन सी रचनाएं लिखी हैं, और उस रचना में वो कौन सी रचना में पारंगत है, वो गद्यकार अच्छा है या पद्यकार अच्छा है। तो उस हिसाब से हमें उनका कृतित्व एवं व्यक्तित्व दोनों ही पढ़ने हैं, जो विशिष्ट साहित्यकार हैं वो। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, स्नातक स्तर का जो बिंदु है उसमें 55 क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऐसी किताब पढ़ें जो बहुत ही संक्षेप में भी हो और कंप्लीट भी हो। जिसमें बहुत ज्यादा लिख रखा है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आदिकाल का नामकरण जैसे बिंदु है, आदिकाल का नामकरण, किसी ने 20 नामकरण लिख दिए हैं, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो 10 महत्वपूर्ण है वही याद होने चाहिए, और उसके अलावा यदि कोई आता है तो वो सबके लिए ही जो है वो सरदर्द होता है वो प्रश्न। इसलिए जो महत्वपूर्ण है, जो जैसे पहला बिंदु आ गया इतिहास ग्रंथ, यदि उसमें महत्वपूर्ण लिख रखे हैं तो वो याद कीजिए आप। उसके अलावा बहुत ज्यादा इतिहास ग्रंथ लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़िए, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास में 55 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको पढ़ना जरूरी है। इसमें से ज्यादा प्रश्न आएंगे और प्रश्न सही होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि ये एक तथ्यपरक चीज हो गई है। हमें याद करना ये रचना किसकी है, ये रचनाकार का जन्म कब हुआ, इस ये रचनाकार की रचनाएं का कालक्रम ये है, ये तथ्यपरक चीज है, तथ्यपरक चीज है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन का वीडियो अलग से आपको बहुत से मिल जाएंगे, आप उनको देखें जरूर। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहां आती है कि स्नातकोत्तर में 10 प्रश्न पहले आते थे, पहले 10 बिंदु थे। अब देखिए काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन,
साधारणीकरण, रस सिद्धांत, डाउनी सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, और लॉन्जाइन्स का उदात्त सिद्धांत है, उदात्तीकरण है। अब देखिए इसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है, मनोविश्लेषणवाद। विश्लेषण, मार्क्सवाद की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिंदु हैं। पहले ये 10 बिंदु ही चलते थे, मार्क्सवाद की जगह मनोविश्लेषणवाद रख दिया है। 10 बिंदुओं में से 10 प्रश्न आते थे। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो सही था कि 10 बिंदु हैं, 10 ही प्रश्न हैं। और ये जो बिंदु हैं ये बहुत अच्छे बिंदु हैं, क्योंकि ये सीमित हैं, असीमित नहीं है। इसके अंदर जो विचारधारा है वो यदि काव्य हेतु, काव्य लक्षण, साधारणीकरण, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, इनके यदि इन टॉपिकों के 20-20 प्रश्न भी हम पढ़ ले तो निश्चित रूप से प्रश्न उसी में से आते हैं घुमा फिरा कर। लेकिन अब इसमें क्या जोड़ दिया है, अब इसके अंदर स्नातकोत्तर जो सिलेबस है इसी के अंदर जो है वो अब रचनाएं जोड़ दी हैं। रचनाओं के अंदर जैसे देखिए कबीर के पद जोड़ दिए, बिहारी के पद दोहे जोड़ दिए 25, जैसे बालकांड जोड़ दिया। देखिए इसमें साकेत जोड़ दिया, साकेत का 9वां सर्ग है। कम नहीं है ये बहुत ज्यादा है। तो हमें पढ़ना कैसे है वो इसमें देखना है। जैसे इसी के अंदर देखिए निबंध जोड़ दिए, कविता क्या है, शिरीष के फूल, शिरीष के फूल, ये निबंध जोड़ दिए। जैसे कहानी जोड़ दी, कफन जोड़ दी, परिष्कार जोड़ दी, यही सच है। ये कम नहीं है, और भी बहुत कुछ है इसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास भी है, इसमें बोली और बोलियां भी है, इसमें भाषा और बोली भी है, इसमें राजभाषा भी है, देवनागरी लिपि भी है। तो इसमें इतने टॉपिक हो गए हैं कि अब प्रश्न 10 है, टॉपिक ज्यादा है, टॉपिक के टॉपिक छूट जाएंगे प्रश्न आने से। यदि 10 ही प्रश्न आते हैं इसमें से तो, और निश्चित है कि 10 ही प्रश्न आएंगे, इसी तरह से जो है वो प्रश्न उसमें से आएंगे टॉपिक में से। यदि ये निर्धारण नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न भी उठा सकते हैं, तो फिर सही है कि हमें इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब देखिए इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा, 10 टॉपिक तो ये हैं, ये टॉपिक कम नहीं है, ये तो बहुत बड़े हैं। एक दोहा अपने आप में एक टॉपिक होता है। तो इस तरह से इनके अंदर इनका हमें सार तत्व ग्रहण करना है, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं हमें वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं, सार तत्व ग्रहण करना है। और जो प्रश्न बनते हैं वस्तुनिष्ठ, हमें वो प्रश्न पढ़ने हैं केवल, और ये नहीं है कि इनकी अलग से किताब ले ली उसको ही रटते रहें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो यहां से जो प्रश्न हम ज्यादा सही करने वाले थे वो कहीं ना कहीं ये चीज मांग करती है कि बार बार मुझे पढ़िए, मेरे से प्रश्न जो आएगा वो मेरा सही हो सकता है, क्योंकि वो प्रश्न तथ्यात्मक प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है। इसमें देखिए ये कविता क्या है, शिरीष के फूल, कफन, परिष्कार, परिष्कार नहीं पुरस्कार, कफन, पुरस्कार, और यही सच है इन कहानियों से। फिर इसके अलावा हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, भाषा और बोली, और टॉपिक है उसमें राजभाषा और देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का वीडियो अलग से डाला हुआ है, मेरे ख्याल से उतना समझ लें तो प्रश्न जो आएगा वो हम सही कर सकते हैं। अब हमें जो है इन बिंदुओं को केवल हमें समझना है,
इनका सार तत्व ग्रहण करना है। ऊपर के जो 10 बिंदु हैं 20-20% यदि हम इनके पढ़ ले सही से तो बहुत ज्यादा है, और 2-3 बार उनको पढ़ लें ताकि वो चीज, कोई चीज याद नहीं हो रही है, कोई भी चीज यदि याद नहीं हो रही है, टॉपिक याद नहीं हो रहा है, तो रोज 5 मिनट उस टॉपिक को आप पढ़िए, 1 या 2 पेज उसके 5 या 10 मिनट में पढ़िए, 3 दिन तक पढ़िए। चौथे दिन आपको वो टॉपिक जो है उसमें से अपने आप ही उसकी पंक्तियां जो है वो याद हो जाएंगी। तो ये चीज जो है ये हमारी रणनीति होनी चाहिए कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ज्यादा लंबा बात हमारी न पहुंचे इसलिए मैं बात को यहीं समाप्त करूंगा, और आगे से हमारे जो बिंदु हैं इसमें से काव्य शास्त्र के जो कि इसमें है उच्च माध्यमिक स्तर में, ये भारतीय काव्य शास्त्र है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके 2-3 वीडियो अगले 2-3 दिन में आएंगे, और फिर उसके बाद में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो नए हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि एग्जाम तक कुछ न कुछ नई चीज और अच्छी चीज जो है